सबसे पहले सबको नमस्कार। आज के प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका धर्मपाल जी का, जिन्होंने पूछा है कि ये जो पुश्तैनी लैंड है उसमें अपनी बहनें जो है वो अपने भाइयों को अगर हिस्सा देना चाहती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। दूसरा जो प्रश्न है वो निशात शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अगर ज़मीन जो है मुश्तरका उसको बेचने में अगर एनओसी का महत्व है तो जो यही एनओसी जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है किसी भी प्रोजेक्ट या सरकारी पर्पज़ के लिए, तो क्या उसमें एनओसी की क्या महत्ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और जो ये एक और प्रश्न आया था जिसमें कपिल देव जी पूछ रहे हैं कि उनकी जो ज़मीन थी वो लीज़ के ऊपर उन्होंने इंडियन ऑयल को दी थी, उसके बाद क्या था कि उसकी लीज़ खत्म हो चुकी है, लेकिन उस लीज़ के जो ज़मीन है उसके ऊपर जो है वो किसी चौकीदार ने अभी तक उसके ऊपर जो है वो कब्जा करके रखा है, तो उस कब्जे को कैसे छुड़ाएं। और जो चौथा प्रश्न था रचना डोगरा जी पूछ रहे हैं कि ये जो तकसीम है इसमें अगर सामने वाला अगर उसके लिए रेडी नहीं है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। तो ये थे प्रश्न, इनके जवाब आइए विस्तार से हम सोल्व करते हैं किस तरह से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये जो जानकारियाँ हैं मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी शेयर कर लें और इसको जो है अभी आप एक लाइक भी कर दें, क्योंकि शेयर करने की जब बारी आती है तो वो बाद में वो सारी बातें माइंड से निकल जाती है। तो अभी इसको शेयर कर लें, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखें। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न था उसमें ये है कि ये जो पुश्तैनी ज़मीन है इसमें अगर बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को जो हिस्सा देना चाहती है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, इसके लिए जो है वो एक हक त्याग एक विधि है जिसके थ्रू जो है वो आप अपना जो शेयर है उसको या पार्शली या फुली तौर पर जो है वो अपने भाइयों को दे सकती हैं। और उसमें ऐसा है कि उसमें एक हक त्याग के लिए जो एक डॉक्यूमेंट होता है ये आपको कंसर्न जो तहसील होती है वहीं पे बनाना होता है, और उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद इसका म्यूटेशन भी जो है वो कंसर्न रेवेन्यू जो अधिकारी हैं वो वहाँ जब भी उनका मौका होता है या तहसील में उसका म्यूटेशन जो है वो हो जाता है, उसके बाद जो आपके हिस्से की ज़मीन आपकी इच्छा के अनुसार जो है वो पार्शली या फुली तौर पर जो है वो आपके भाइयों को जो है वो चली जाएगी। जो हमारा ये उत्तराधिकार नियम है उसके तहत जो है वो बहन और भाई जो है वो पुश्तैनी की प्रॉपर्टी के ऊपर बराबर के हिस्सेदार है। इसमें आप सबकी क्या राय है कि बहनों का उस पर अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपने बताना है। इसके बाद जो दूसरा निशांत शर्मा जी का प्रश्न था, निशांत शर्मा जी जो है मेरे बड़े अच्छे फॉलोअर हैं, वो लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने पूछा है कि ये जो एनओसी है अगर मुश्तरका ज़मीन बेचने या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए उसकी कंसर्न जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थ्रू एनओसी की जरूरत रहती है, तो जो भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसके तहत क्या वो एनओसी वहाँ काम नहीं आती कि क्या उसका क्या प्रोसेस है। तो देखिए ऐसा है, जब भी भूमि अधिग्रहण होता है तो उसमें ये जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है, अगर हम सड़कों की बात कर लें तो ये नेशनल हाईवे एक्ट है 1956 का, उसके तहत होता है। और दूसरा जो है वो RFCTLARR एक्ट है 2013 का, उसके तहत इसका भूमि अधिग्रहण होता है। और उस भूमि अधिग्रहण में जब भी किसी भी भूमि का अधिग्रहण होता है तो उसमें कंसर्न सभी पार्टीज़ को जो है एक नोटिस इशू होते हैं। तो उसमें वो जो हमारे ये भूमि अधिग्रहण होते हैं ये गैजेट में जो है वो ये पब्लिश होते हैं, और उस गैजेट में जो है वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और उसका किस पब्लिक पर्पस के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है। तो उसमें जो आपकी जो एनओसी है वो वहाँ पे उस चीज़ का कोई मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि वो एक सरकारी किसी प्रक्रिया के तहत वो सारी चीज़ें मतलब आई जा रही हैं। उसके साथ ऐसा है कि आपको जो है वो नोटिस जरूर इशू होंगे कि आपकी भूमि का अधिग्रहण जो है वो 3a के तहत होगा, उसके बाद 3A के तहत होगा, उसके बाद 3D के तहत आपके मालिकानों के नाम आएंगे जो अखबारों में पब्लिश होंगे, और उसके बाद जब 3GE का जो पेमेंट वाला नोटिफिकेशन होता है उसमें आपके सबके जो है डिक्लेरेशन जो है वो सबकी आती है। इसके साथ ये जो आपका RFCTLARR एक्ट है 2013 का, इसके तहत जो है दफ़ा 11 का जो है उसमें नोटिफिकेशन होता है, जिसमें जैसे नेगोशिएशन कमेटी के थ्रू जो है वो सारी प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जाती है। तो उसमें एनओसी तो वो है कि जिसमें आप जो 4-5 हिस्सेदार हैं उसमें से एक व्यक्ति जो है किसी काम के लिए पर्टिकुलर बाकी सबकी सहमति चाहता है, जबकि जो अधिग्रहण का प्रोसेस है इसमें सहमति नहीं बनती है। इसमें तो जो ये आपकी जो लैंड है उसको एक्वायर किया जा रहा है सरकार के द्वारा किसी पब्लिक पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो है ये एनओसी का वहाँ पे किसी तरह का कोई ना तो डिमांड रहती है और ना वहाँ पे उसकी ज़रूरत रहती है। इसके बाद जो ये कपिल देव जी पूछ रहे हैं कि उनकी एक इंडियन ऑयल जो एक कंपनी थी वहाँ पे उन्होंने कहीं लीज़ पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई थी और उसके बाद उसकी लीज़ खत्म हो गई है, तो उसके बाद किसी ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। तो देखिए ऐसा है, जो लीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने काइंडली वो जो आपके पास पड़ी होंगी वो आपने कहीं वहाँ कोर्ट में पेश करवानी है, नहीं तो उसके तहत एक नोटिस जो है वो आप कंसर्न जो व्यक्ति है उसको आप दे सकते हैं। और उसमें आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसमें ये क्या सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि कब्जे के दौरान किस तरह का कब्जा जो है वो वहाँ पे वो कंसर्न पार्टी रखेगी और कब जैसे वो कब्जा उनको जो है वो छोड़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। तो लीज़ में वो आप उनको चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपका जो लीज़ एग्रीमेंट हुआ होता है उसके तहत ही आती हैं। तो काइंडली लीज़ एग्रीमेंट को आप किसी अच्छे से अधिवक्ता को दिखाएं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो अगली कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सकती है। इसके बाद जो ये प्रश्न था कि जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो सामने वाला कोई व्यक्ति है वो तकसीम के लिए रेडी नहीं है, तो उन सब चीज़ों में क्या किया जाए। तो देखिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत सारे बने हैं,
तो मेरा तो मानना ये है कि सामने वाले को आप सबसे पहले तो रेडी करवा लीजिए। अगर वो रेडी नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप उसके लिए जो है वो हुक्मी तकसीम के लिए आप अप्लाई कर दें और उसमें आप जो है वो एक वादी बन जाएंगे और जो सेकंड जो पार्टीज़ हैं, जो भी जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रतिवादी बन जाएंगे। और उसमें जो है वो जब आप ये पर्टिकुलर एक केस लगाएंगे कंसर्न जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के पास जहाँ भी लगाएंगे आप, तो उसके बाद जो है वो उसकी एक सम्मन जो है वो नोटिस इशू होंगे पर्टिकुलर व्यक्तियों को, और वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा कि आप तकसीम करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। तो उनसे वो सारी बयान जो हम रिकॉर्ड होते हैं, उन सर्विसेज के बाद जो है वो सारे बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे आता है तब तो वो उसमें जो है वो प्रॉपर उस सारी प्रक्रिया में सहभागी रहता है। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो उसको एक्स पार्टी करार दिया जा सकता है। उसके बाद उनके कोई बयान नहीं लिए जा सकते हैं। उसके बाद दोनों पक्षों के आर्गूमेंट्स होते हैं और आर्गूमेंट्स के बाद जो बहस जो होती है, और उसके बाद जो है वो तहसील का एक मोड ऑफ पार्टीशन जो है वो तैयार किया जाता है। उसमें सारी चीज़ें जो है तकसीम के जो नियमावली है उसके तहत की जाती है और सनद तकसीम जब जारी हो जाती है तो मौके के ऊपर तकसीम करवाकर आप सबका हिस्सा जो है वो पर्टिकुलर जॉइंट लैंड से वो अलग कर दिया जाता है। और उन सब चीज़ों में जो है वो एक चीज़ आप ख्याल रखें कि ये जो तकसीम का प्रोसेस है इसमें जो है वो इलास्टिसिटी है और आप थोड़ा सा इसमें संयम रखने वाली बात है। ये नहीं है कि आज आपने केस कोई दायर किया और ये कल ही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा संयम रखने वाली बात है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें लीगली चलने वाली हैं और उसमें जो है वो अपनी सहभागिता बड़ी मायने रखती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप सभी हिस्सेदार रेडी हैं तो आप खानगी तकसीम की तरफ अग्रसर होइए और वहाँ पे जो है वो सारी प्रक्रियाएं जो है वो लगभग 3 महीने के अंतर्गत हो जानी चाहिए। और वहाँ पे जो है वो किसी तरह का ये जो कोर्ट कचहरी वाला चक्कर ज़्यादा नहीं रहता है और आपके समय और पैसे दोनों की बचत रहती है और उसमें एक आपसी सूझबूझ और सहभागिता के तहत जो सारी प्रक्रिया जो है अमल में लाई जा सकती है। तो ये थे प्रश्न, इनके जवाब मैंने दिए। पिछले कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी व्यस्तता के कारण, और कोशिश रहती है आप सबके जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं पिकअप करता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और बहुत सारे SMS आते हैं, मैं उन सबको रीड आउट जरूर करता हूँ। बेशक मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है उनके उन सब के ऊपर जो है एक डिटेल्ड वीडियो जो है मैं बना दूँ और उसके बाद जो सारी प्रक्रिया जो है अमल में मैं लाता हूँ। उसके बाद उन सब के ऊपर नोटिस तैयार करके जो है वो आपको मैं एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। आपका क्या प्रश्न है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपकी क्या राय है, और आपने मेरे वीडियो को बड़ा प्यार दिया तो इसलिए इन वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो वो मेरे लिए एक प्रोत्साहन रहेगा ताकि आने वाले टाइम में भविष्य में मैं इससे भी अच्छी जानकारी जो है सपोर्ट की या मौके की या किसी भी कागजी संबंधित आपकी कोई परेशानी होगी तो उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। बाकी बने रहिए, नवीन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।